नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बीजेपी इन दिनों बेहद सक्रिय नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी जारी है और ये प्रक्रिया खत्म होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता फिर से साफ हो जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ के अध्यक्ष पद को लेकर के सस्पेंस अब खत्म है। पार्टी हाईकमान ने नाम लगभग तय कर दिया। जानकारी के मुताबिक यहाँ पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव के नाम पर मुहर लगी है। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ भी नाम लगभग क्लियर ही है। औपचारिक मुहर लगने के बाद तस्वीर और ज्यादा बेटर होगी। यहाँ पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर महेंद्र भट्ट का भी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। मध्य प्रदेश में भी 2 जुलाई को नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी ये तय है कि राज्यों में नाम साफ होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रास्ता पूरी तरीके से क्लियर होगा। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीकों से राज्य में अध्यक्ष चुन रही है। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी ने 14 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान लगभग कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी अभी भी जरूरी है। तो तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष का नाम लगभग तय है। तेलंगाना बीजेपी में अध्यक्ष पद पर सस्पेंस खत्म। पार्टी हाईकमान ने पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव के नाम पर मुहर लगाई है और इसी बीच टी राजू की तरफ से इस्तीफा भी दिया गया और अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने ये साफ लिखा है कि रामचंद्र राव के नाम का जो सजेशन बीजेपी ने लिया है उन्हें उससे आपत्ति है। लेकिन अंदर खाने और क्या बातचीत है ये समय के साथ बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल जो तेलंगाना है वहां से ये तस्वीरें निकल करके आई है। संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन किया है। हालांकि तेलंगाना में जो चुनाव हुआ है उसका, वही महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का नाम लगभग फाइनल है। बीजेपी करवा रही है अध्यक्षों का चुनाव। पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान का अध्यक्ष बनना लगभग तय। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इनका चयन होना है। उत्तराखंड बीजेपी में हलचल तेज है। महेंद्र भट्ट का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। महेंद्र भट्ट ने दाखिल किया है नामांकन। सीएम सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। वहीं एमपी में नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के सरगर्मी तेज है। 2 जुलाई को नाम का ऐलान होगा। आदिवासी नेता को मौका दे सकती है बीजेपी। सामाजिक संतुलन बनाने की भी कोशिश हो सकती है। तो प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में बीजेपी इस समय जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया इस समय तेजी से बीजेपी के अंदर चल रही है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना पहले जरूरी है, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो रास्ता है वो क्लियर हो पाए। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी अपनी सक्रियता इस समय दिखा रही है। अलग अलग राज्यों में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तेलंगाना में लगभग चुनाव हो चुका है। ये जो तस्वीरें है वो क्लियर हो गई है और इसी तरीके से एमपी की भी तस्वीर कहीं ना कहीं क्लियर है। तो अध्यक्ष पद को लेकर के जो सस्पेंस था वो तो खत्म है। पार्टी हाईकमान ने लगभग सारे नाम फाइनलाइज कर दिए। रामचंद्र राव, जिनका भी अभी हमने जिक्र किया, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी नाम लगभग फाइनलाइज्ड है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, जाहिर तौर पर इन नामों का चुनाव हो रहा है क्योंकि इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इससे पहले ये फाइनलाइज होना जरूरी है। क्या वो नाम है, कौन से वो नाम है अदिति, जिसको लेकर के बीजेपी इस समय विचार विमर्श कर रही है? क्योंकि धीरे धीरे समय और क्रॉस हो रहा है और जैसे जैसे अवधि बीत रही है आने वाले समय में चुनाव भी है। ऐसे में ये फाइनलाइज होना जल्द से जल्द बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तारीख पे तारीख सुनी लेकिन नाम नहीं सुना। और भारतीय जनता पार्टी का अब यही आलम हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे चर्चाएं तो हो रही थी लेकिन नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन इस बीच अगर तारीख ज़रूर आ रही थी। कभी जून का अंत कहा गया क्योंकि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो पिछले जून में जो एक्सटेंशन उनका खत्म हो गया था वो फर्दर 20 जनवरी तक था 2025। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में एक संवैधानिक प्रोसेस होता है जिसमें लगभग 36 राज्य मानते हैं, तो 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के जो संविधान है उसमें 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो गई थी। टोटल मिला के 19 की होनी थी। अब उसमें प्रदेश बहुत सारे थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश था, कर्नाटक था, तो ऐसे 5 राज्यों की घोषणा बाकी थी जिसमें महाराष्ट्र, कल आपको उसके नाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी, चौहान साहब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। तेलंगाना के रेड्डी साहब इस्तीफा दे चुके हैं अभी और इसके अलावा आप देखें उत्तराखंड। तो सवाल ये है कि अभी 2 राज्य और बाकी हैं जिसकी पूरी चुनावी प्रक्रिया होनी है। जब ये 5 राज्य हो जाएंगे
उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। तो एक और तारीख है सिक्का, वो तारीख है 20 जुलाई। माना जा रहा है कि 20 जुलाई तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण गतिविधियां जिसका इंतजार था, जिसमें 3 राज्य जैसे की बात हो रही है, हिमाचल का भी जिक्र हुआ, ये राज्य हैं हिमाचल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो इन सब की, उत्तराखंड, इन सब की प्रदेश अध्यक्ष के होने के बाद कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। जी जाहिर तौर पर, और चूंकि राष्ट्राध्यक्ष के नामों की जो चर्चा है वो भी तेज हो रही है अदिति इस समय, तो कौन से वो नाम है जिसको लेकर के बीजेपी इस समय अपनी सक्रियता दिखा रही है? देखिए, अगर आप मुझे वैसे तो भारतीय जनता पार्टी है, सरप्राइज एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जो कि पंजाबी हैं, खत्री हैं, सीएम रह चुके हैं हरियाणा में, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, संगठनात्मक क्षमताएं भी बहुत अच्छी हैं और 9 साल का सरकार चलाने का उनको पास एक्सपीरियंस है। उनके पास जो एक लकूना है वो है उनकी उम्र, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त प्रवास, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्रवास करना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उनकी 75 साल उम्र है। वैसे आजकल 75 कोई उम्र नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक लॉबी है जो नहीं चाहती है कि मनोहर लाल खट्टर बने। इसके अलावा अगर बात करें, उसके बाद का नाम आता है शिवराज सिंह चौहान। फिर ये कहा जाता है कि कोई गुजरात लॉबी नहीं चाहती या अभी सहमति नहीं है, लेकिन आरएसएस का बहुत बड़ा सपोर्ट शिवराज सिंह चौहान के पास है। शिवराज सिंह चौहान जाति से बड़े लीडर हो चुके हैं, जाति से बड़े इसलिए क्योंकि वो लंबे समय मध्य प्रदेश में रहे, एक पब्लिक फेस है, पब्लिक लीडर हैं। तो आरएसएस भी कहीं ना कहीं आरएसएस की कार्य प्रणाली को समझते हैं, नई और पुरानी बीजेपी दोनों के काम करने के तरीके को समझते हैं। जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम ज़बरदस्त तरीके से तेज़ है। इस बीच में धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के ओबीसी फैक्टर के लिहाज से उड़ीसा के हैं, तो वो एक वो फैक्टर है साउथ के लिहाज से देखा जाए। दूसरी बड़ी बात है कि ओबीसी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही फेस है, नरेंद्र मोदी, वो ओबीसी भले ही है लेकिन वो सभी जाति के पसंदीदा हीरो के लिहाज से हैं। फिर अब बात होती है तो भूपेंद्र यादव, अगेन ओबीसी हैं, यादव समाज से हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि इसका इम्पैक्ट हिंदी पट्टी वाले राज्यों में बेहद ज़्यादा पड़ेगा और उनकी संगठनात्मक शक्तियाँ भी ज़बरदस्त हैं। फिर अगर महिला का जिक्र होता है तो कई नाम आते हैं, जिसमें वसुंधरा राजे का भी नाम है। आरएसएस की तरफ से जब चर्चाएं हुई तो वसुंधरा राजे के नाम का भी जिक्र आया अगर महिला होती है। हालांकि महिला फैक्टर में दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री बनाई गई है, तो इस फैक्टर को ज़रूरी नहीं है कि उस प्रबल तरीके से देखा जाए। तो ऐसे लंबी फहरिस्त है जिसमें साउथ के एक ब्राह्मण हैं प्रहलाद जोशी, जिनका जिक्र भी अक्सर आता है। प्रहलाद जोशी का नाम भी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ है, ब्राह्मण है। जेपी नड्डा रिप्लेस होंगे तो एक ब्राह्मण को ब्राह्मण रिप्लेस करेंगे, साउथ का फैक्टर आएगा, और वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझते हैं और युवा हैं, यंग हैं, तो वो प्रवास बेहतर तरीके से ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम नाम है, उम्मीद की जा रही है इन्हीं में से कोई एक नाम का चुनाव होगा। ये भी बताया जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। लंबे समय से जो मैं जिस तारीख का जिक्र कर रही थी, आज जब इन राज्यों के पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई है प्रदेश अध्यक्षों की, जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक स्टेप और हम करीब आ गए हैं, और अब ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, जो लंबे समय से जिसका इंतजार था। अदिति, टी राजा की तरफ से इस्तीफा दिया गया है, जाहिर तौर पे क्योंकि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में इस बात का जिक्र भी अदिति किया है कि जो चुनाव हुआ है तेलंगाना में वो उन्हें भाया नहीं है। ऐसे में बीजेपी अपनी पैठ को मजबूत तेलंगाना में कैसे करेगी, और ये जानते हुए कि साउथ बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए किशन रेड्डी को उन्होंने इस्तीफा, और आप देखिए टी राजा जो लोध हैं, एमएलए हैं और गोशामाला असेंबली से हैं, तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य हैं, एमएलए हैं, उन्होंने कहा है विथ हैवी हार्ट और रेजिग्नेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ लैक्स ऑफ कार्यकर्तास। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो चयन हो रहा है, पूरी प्रक्रिया है, उनका ये मानना है कि ये रेजिग्नेशन भले ही मेरा है लेकिन ये सभी कार्यकर्ताओं का दुख है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त की उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अब जो नाम लिखा है कि एज पर मीडिया रिपोर्ट्स श्री रामचंद्र राव इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट फॉर तेलंगाना, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने जी किशन रेड्डी को इस्तीफा सौंपा है, चिट्ठी लिखी है, और एक लंबी बीजेपी के स्टैंड को लेकर, थ्रेशोल्ड को लेकर, वर्कर्स को लेकर, डिसअपॉइंटमेंट को लेकर, और ये सब कुछ उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है जाहिर तौर पे। लेकिन अक्सर भारतीय जनता पार्टी से अगर आप ये सवाल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेंगी कि जब भी किसी एक व्यक्ति को किसी पद के लिए चुना जाता है तो कई बार नाराजगी होती है, और ऐसा भी कोई नई बात नहीं है
क्योंकि देखिए, जब राजस्थान में भजन लाल शर्मा को चुना गया तो जाहिर तौर पे जो बहुत सारे सीनियर नेता थे वो उनके लिए शौक था। लेकिन जब पार्टी आलाकमान मजबूत होते हैं तो जाहिर तौर पे विरोध इस तरीके से खुल के नहीं आता। ऐसा ही देखिए, शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ आए, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी थी कि उनको क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन पार्टी ये मानती है कि निरंतर प्रक्रिया है, नए लोगों को लाया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, बेहतर तरीके से जो युवा फोर्स है या नए लोग आएंगे या दूसरे लोगों को जब जगह मिलेगी, शफल होगा कार्यकर्ताओं में, तो एक नई ऊर्जा रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी उस उदाहरण के साथ, उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पे ज़रूरी नहीं कि वी अग्री टू इस तरह की सारी बातें अग्री की जाए सबकी तरफ से। तो यहाँ पर ये इस्तीफा देना अपने आप में एक बड़ी बात है। कोशिश की जाएगी कि समझाइश हो, मनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो फैसला ले लेती है वो ले लेती है। और उसमें उन्होंने जिस तरीके से रामचंद्र राव का नाम यहाँ पर आया है, जाहिर तौर पे एक लंबी चिट्ठी टी राजा सिंह की तरफ से आई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो दिखा रही है कि वो लोकतांत्रिक, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनको अंदर द कार्पेट समझाया जाएगा, समझाइश की जाएगी, कोशिश की जाएगी रह जाए। और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे पार्टी से कई सवाल होंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो ये मिशन है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की सरकार है, तो किस दिशा में आगे बढ़ना है वो सोच समझ के दिल्ली ने फैसला लिया होगा। आने वाले दिनों में अदिति, बिहार में विधानसभा चुनाव है, फिर वेस्ट बंगाल की बारी आएगी। वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी अपने पैठ को मजबूत करने में जुटी हुई, लेकिन उससे पहले बिहार है। तो जब इन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो क्या इसको भी बीजेपी इस समय सेंट्रलाइज करेगी, ये भी क्या दिमाग में होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर बिहार को साधने की कोशिश डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी कर रही है। इस समय सरकार, मिली जुली सरकार जो है वो बीजेपी की वहाँ पर है, लेकिन बीजेपी बिहार में अपना वर्चस्व चाहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कतई नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ती। और चीज़ें का सेंट्रलाइज इसलिए भी होती हैं क्योंकि देखिए, अक्सर जब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, तो रातों रात इस्तीफे हो जाते थे सीएम्स के, और प्रदेश में चूं तक नहीं निकलती थी। लेकिन अगर आज होता है तो आप देखिए कि किस तरीके से विरोध हो जाता है। आज होता है तो किस तरीके से दिग्विजय सिंह मुखर हो जाते हैं, सचिन पायलट मुखर हो जाते हैं, या छत्तीसगढ़ में किस तरीके से चीज़ें मुखर हो जाती हैं। तो हमेशा ये देखिएगा, ये एक पूरा एक सत्ता का ये एक नियम है कि अगर आला कमान मजबूत है तो आपको विरोध के स्वर नहीं सुनाई देते। और ऐसी स्थिति में आपने जो सवाल पूछा बिहार का भी सेंट्रलाइज होने का, तो क्योंकि चेहरा ही नरेंद्र मोदी है, चाहे राजस्थान में चुनाव हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उत्तराखंड में हो, साउथ में हो, कहीं पर भी चुनाव हो, चेहरा दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो नरेंद्र मोदी है। वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ये एक वो क्लास है जिसमें बैकवर्ड विद इन बैकवर्ड में, बैकवर्ड के अंदर जो बैकवर्ड है उसको निकाल के कर्पूरी ठाकुर ने किया था, और उसके बाद उसको बेहतर तरीके से नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो एक फैक्टर है जो पूरा ओबीसी वोट है, जो ईबीसी वोट है, जो नीतीश कुमार के साथ है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह जीत दर्ज कराने में यहाँ पर लगी हुई है। फैसले भी दिल्ली से तय होंगे, टिकट वितरण भी दिल्ली से तय होगी। ये बात अलग है कि समझाए विचार विमर्श होंगे, प्रदेश यूनिट का भी होगा, जो प्रभारी बनाए जाएंगे उनका भी होगा, सर्वेस का भी होगा, सर्वे किए जाएंगे, लेकिन अंततः दिल्ली तय करेगी। दिल्ली ही चुनाव प्रचार में जो चेहरे होंगे उनको चुनाव प्रचार के लिए भेजेगी। और जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, जो फाइनल जो कुछ तय हुआ वो दिल्ली की तरफ से हुआ। तो क्योंकि आलाकमान मजबूत है, मजबूत फैसले लेते हैं, तीसरी बार जिसे बोलते हैं कि डंके की चोट पे सत्ता में है, भले ही 240 है, लेकिन सरकार 303 की तरह चल रही है। तो जाहिर तौर पे जो फैसले होंगे वो दिल्ली की तरफ से ही लिए जाएंगे। अदिति, जब भी परिवर्तन होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पार्टी के अंदर बदलती है, लेकिन इस समय जो लोकसभा चुनाव में जो तस्वीरें सामने आई, जो नंबर्स सामने आए बीजेपी के लिए, और फिर जब विधानसभा के चुनाव जैसे हरियाणा में हुए तो और हिमाचल में हुए, वहाँ जिस तरीके से जो कंडीशन नज़र आई है बीजेपी के लिए, ऐसे में अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता हुआ नजर आएगा, और क्या वो फैक्टर्स है जो बीजेपी अपने जहन में रखने वाली है? देखिए, जहाँ तक अध्यक्षों के चुनाव की बात है वो होना ही था, वो पार्ट ऑफ प्रक्रिया थी कि जब भी 3 साल पूरे हो जाते हैं तो आप अध्यक्ष बदल देते हैं।
और इसके साथ साथ अध्यक्ष बदलना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि नए लोगों की विचारधाराएं जुड़ें, नई तमाम तरीके की चीज़ें हों, लोगों को मौके दिए जाएं। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो आपको 36 अगर टोटल राज्य आप मानते हैं तो उसमें से आधे +1, तो आपको कम से कम 19 राज्यों की तो जिसे बोलते हैं बदलाव करने ही होते हैं। और ये पार्ट ऑफ प्रक्रियाएं होने थे। कई लोगों को तो एक्सटेंशन मिल चुका था। आज भी जो आज जहाँ पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वो काम कर रहे थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। तो ये एक प्रक्रिया है। और जैसे सबसे पहले 8,000 बूथ पर चुनाव हुए, फिर 1700 के से ज़्यादा मंडलों पर चुनाव हुए, फिर ज़िलों में चुनाव हुए, फिर प्रदेश में अब अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं और फिर चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है और इसमें जो वोटिंग होती है तमाम तरीके की, कि संविधान का हिस्सा है। लेकिन जाहिर तौर पे जब नया अध्यक्ष आता है तो कुछ पुराने लोग इस पर आपत्ति भी दर्ज करते हैं। नए अध्यक्ष आते हैं, वो नए आइडियाज़ के साथ आते हैं और ख़ास तौर पे जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं कि 19 राज्यों के चुनाव कंप्लीट होने चाहिए प्रदेशों में, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है और कर्नाटक भी है। लेकिन इनका जिक्र इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तीनों में सहमति नहीं बन पा रही है। तो संभवतः अब उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश 2026 में होगा अब, क्योंकि चुनाव 2027 में है, क्योंकि सहमति नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह पर सहमति नहीं है मुख्यमंत्री की, दिल्ली की सहमति है। ऐसे ही कई और नाम है जिसपे दिल्ली की सहमति नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में के लॉबी की सहमति है। तो जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया गया है। कर्नाटका में येदियुरप्पा के बेटे को रिपीट करना है, तो एक फैक्शन है जो ऐसा नहीं चाहता। लेकिन येदियुरप्पा कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि येदियुरप्पा को जब साइडलाइन किया तो फिर देखा कि कांग्रेस की सरकार वापस आ गई। तो जाहिर तौर पे फिर गुजरात की बात करें, गुजरात में भी बहुत अलग अलग फैक्शंस हैं जो नहीं चाहते। गुजरात की सरकार में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलावों की भी सुगबुगाहट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर बात करें प्रदेश अध्यक्षों की जो अभी बदले जा रहे हैं, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जब वो पूरी हो जाएगी प्रक्रिया 19 राज्यों की, तब जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन हर एक बदलाव कुछ नई चीजें लाता है और कुछ नाराजगियां भी लाता है, जैसे कि ये इस्तीफा लेकर आया है। बिल्कुल। तो देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमेशा होती है और बीजेपी संभवतः इसके लिए तैयार भी है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।